एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग एंड फिक्शन विद फुजोशी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग पीरियड जब मैंने कोई वीडियो डाला था, कोई पोस्ट की थी। मैं लिटरली बीच में गायब भी हो जाती हूँ एंड इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं डालती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पोस्ट डालूँगी, ये कहूँगी कि मैं बिज़ी हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा करते हो, आप मान लोगे। पर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहती और अब मैं आपको टाइम नहीं देना चाहती कि अब तक मैं वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि पहले मुझे खुद को हैबिट में लाना पड़ेगा। मुझे वीडियो बनाए हुए बैठे हुए बहुत टाइम हो चुका है। जब मैंने बैठकर वीडियो बनाया था लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है जब मैंने पिछला वीडियो डाला था। इसीलिए मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, लेकिन मैं खुद को हैबिट में लाने की कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, भरोसा कर मुझे सुनते हो। फिर भी मैं आपके साथ ऐसा बिहेव करती हूँ तो मुझे खुद बुरा लगता है। मैं खुद वीडियो डालना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी सोचती हूँ कि हाँ आज वीडियो डालूंगी, कोई ना कोई काम आ जाता है और मैं वीडियो नहीं बना पाती। कुछ भी हो जाता है, बस वीडियो नहीं बनता। आज मैं लेकर बैठी हूँ और आज पक्का है कि मैं आज वीडियो डाल कर रहूँगी, क्योंकि ये स्टोरी जानवर फिस्ट की थी जो शायद मैं 21 सितंबर को अपलोड की थी और अभी आज शायद 3 अक्टूबर हो चुका है। मतलब 10 से 12 दिन हो चुके हैं जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। इसीलिए मैं इसका सेकेंड एंड लास्ट पार्ट लेकर आ रही हूँ। आई होप कि आपने इसका वेट किया होगा एंड आज मैं एक और वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। एक नई सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ, या तो आज से ही कर दूँगी या फिर कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप कि वो भी आपको पसंद आए। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम था पेनफुल लव और ये सीज़न 2 था, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताना भूल गई थी। पेनफुल लव का जो फर्स्ट सीज़न था वो पहले आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुन लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो अब आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट मैंने देखा था जहाँ पर वीइंग और वांग जी थे वो अलग हो चुके थे, लेकिन कारण किसी को नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब वीइंग के और वांग जी के दोस्तों ने पता लगाना शुरू किया, जब वो लोग वांग जी को मतलब मोस्ट बनता हुआ नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल कोई एनिमल बनता नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने उस रात के बारे में पता लगाना शुरू किया, जिसके बाद से ये सब होना शुरू हुआ। जिस दिन से वांग जी और वीइंग अलग हुए थे और धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती गई, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती गई और ज़्यादा ज़्यादा उन्हें ये पता चला कि वांग जी ने वीइंग को सड़ा था, ये कहकर कि वो वीइंग के साथ बस टाइम पास कर रहा है, उसने वीइंग से कभी प्यार किया है नहीं। इनफैक्ट वो गे है ही नहीं। और ये चीज़ें उनके दोस्तों को बहुत गुस्सा दिलाने वाली थी। उन सब में ज़्यादा गुस्सा आया था जियांग चिंग को, जो कि वीइंग को अपना छोटा भाई मानता है। इसीलिए उसने वीइंग को सजेस्ट किया था कि वो वांग जी से बदला ले। वांग जी ने उसके फीलिंग के साथ खेला है तो वांग जी को इस चीज़ का जो है वो भुगतान करना होगा। इसीलिए वो शादी जो मेनिया और वांग जी के बीच होने वाली थी उसमें ब्राइड को चेंज कर दिया गया था एंड अब वो ब्राइड नहीं था बल्कि ग्रूम था। किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि जो शादी थी वो ट्रेडिशनल टाइप से हुई थी, तो सबने हार्मफुल पहन रखे थे। खुद दोनों ग्रूम थे, उन्होंने हार्मफुल पहन रखा था, तो किसी ने विंग पर शक नहीं किया। वांग जी को ये बात अपनी वेडिंग नाइट पर पता चली थी, जब उसने रोमेनिया को ये कहा था कि वो रोमेनिया से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। उसका दिल पहले से ही किसी से जुड़ा हुआ है, उसके दिल में पहले ही किसी ने घर कर रखा है एंड अब इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जो उसकी ब्राइड है या फिर कहें कि जो उसका ग्रूम है वो रोमेनिया नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसके दिल में जगह बना रखी है, और कोई नहीं बल्कि वीइंग है। लेकिन अब वीइंग क्या कहूँ, वो प्यार नहीं था जो आज से 5 से 6 साल पहले हुआ करता था। अब वीइंग क्या कहूँ, मैं हर्ट था, नफरत थी, गुस्सा था। लिटरली उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगने की एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वांग जी ने ऐसा क्यों किया है। ऐसे ही कुछ दिन अब बीत चुके थे, लेकिन वांग जी और वीइंग के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसके बाद जब लेन फैमिली वहाँ पर आई थी रोमेनिया के साथ, तो लिटरली लेन चले ने वांग जी को धमकी दी थी कि अगर वीइंग को वो घर से नहीं निकालेगा या फिर शादी को तोड़ेगा नहीं तो उसकी वीइंग की जान को खतरा हो सकता है। और ये चीज़ वांग जी को सच में बहुत डरा गई थी। और इसी चीज़ का पता लगाने के लिए जब शिशेन ने, शुएंग ने और उतने जिनके भी दोस्त थे, जितने भी उनके, उन सब ने वांग जी से पूछा था कि आखिर वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। पहले तो वांग जी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब लेनचेन ने जोर दिया, उसे वीइंग के बारे में बताया, वीइंग के पेरेंट्स की वो दी, तो
वांग जी फाइनली फिर टूट चुका था और 5 साल से जो पेन वो अकेला सह रहा था, उसने उन सबका राज शीशन के सामने खोला था, उन अपने सभी दोस्तों के सामने खोला था। उसने बताया था कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, उसकी मजबूरी थी और मजबूरी थी लेन चिरेन। लेन चिरेन एक ऐसा इंसान है जो गे कपल को या फिर कहे कि अगर कोई लड़का किसी लड़के से प्यार कर रहा है तो ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने विंग को मारने की धमकी दी थी। वांग जी को विंग को बचाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने लेन चिरेन ने जब जियांग जेंग की बात अपने पेरेंट्स के सामने छेड़ने की कोशिश की थी, तब भी उसने उस मतलब जियांग जेंग का नाम ही चेंज कर दिया था, उसका जेंडर ही चेंज कर दिया था कि लेनशन किसी लड़की से प्यार करता है। ये चीज़ शीचेन पूछना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद से वांग ने किसी को अपने पास आने ही नहीं दिया था। और ये सब तो ठीक था, लेकिन जब आखिर में वांग ने ये कहा कि वो विंग को डिज़र्व नहीं करता, वो उस प्योर सोल को डिज़र्व नहीं करता, और ये बात जब पूछी गई कि आखिर वांग जी क्यों डिज़र्व नहीं करता विंग को, तो वांग जी ने बताया था कि विंग के पेरेंट्स का जो एक्सीडेंट हुआ था वो वांग जी ने किया था। विंग के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार वो है। और ये चीज़ सिर्फ उन दोस्तों ने नहीं सुनी थी, ये चीज़ खुद विंग ने सुनी थी, जो कि जिसको भी इन्होंने फ़ोन कर कर बुलाया था कि विंग भी उस रीज़न को जान सके। विंग थोड़ा लेट था, इसीलिए जब वो यहाँ पर आया तो उसने ये सब सुना तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा सुना था उसने अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में। और ये चीज़ विंग के लिए बहुत ज़्यादा थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे बिट्रेड किया गया हो, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। अभी जब वांग जी ने ये कहा कि वो जिम्मेदार है, तो शीचेन को विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं सकता था कि उसका भाई किसी की जान ले सकता है। हालांकि अगर कोई आज आकर वांग शीचेन से कहे तो वो मान लेगा, लेकिन फिर भी वो ये नहीं मानेगा कि वांग जी विंग के पेरेंट्स की जान ले सकता है या फिर वांग जी किसी इनोसेंस की जान ले सकता है। और तब शीचेन ने पूछा, वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम अंकल और आंट के साथ ये सब कर सकते हो। मुझे सच सच बताओ कि उस रात हुआ क्या था? तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुमने उनका एक्सीडेंट किया था? तुम तो विंग से मिलने गए थे ना, और तभी विंग को कॉल आया था, तो फिर वहाँ तुम कैसे हो सकते थे? ये सुनकर वांग जी ने अपने गगा की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं विंग से मिलने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। विंग के वो आंसू, विंग की वो बातें मेरे अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसकी वो प्लीड मेरे कानों में गूंज रही थी, जो मुझे बार बार ये बोल रहा था कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता। विंग मुझ पर भरोसा करता है, लेकिन मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यही सोचते हुए मैं अपनी गाड़ी को बस चला कर आ रहा था। बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जब मेरा दिमाग पूरी तरह से, जिससे मेरा दिमाग फोक जम चुका था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मेरी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। और अचानक जब मैंने थोड़ा ठीक से देखना शुरू किया तो सामने से एक और गाड़ी आ रही थी, और उसकी और मेरी बस मुझे टक्कर होते हुए याद है। उसके बाद थोड़ी देर तक क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी रियलाइज़ नहीं है, क्योंकि मेरा सिर बहुत बुरी तरीके से मेरे स्टीयरिंग व्हील से टकराया था। इस वजह से मेरा सिर घूम रहा था। मुझे मुझे अपने माइंड को सही जगह पर लाने में, मुझे अपनी आंखों को खोलकर साफ साफ क्लियरली देखने में कि आखिर हुआ क्या है, उसमें टाइम लगा। जब मैंने अपनी आंखों को ब्लर कम कर कर जब मेरी आंखें साफ हुई, और तब मैंने देखा तो सामने अंकल और आंट थे। उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से दूर थी। उनकी उनके सिर से खून खून निकल रहा था, और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को बांध रखा है, जैसे मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग वो चीज़ रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले मैंने विंग को हर्ट किया, उसके दिल के हज़ारों टुकड़े कर दिए, और अब मैंने विंग की फैमिली का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरा सिर फिर से भारी होने लगा था। कब बेहोश हो गया मैं गाड़ी में, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पाँव जवाब दे रहे थे। बेहोश होने के बाद अगली बार जब मेरी नींद खुली थी तो मैं अपने घर में था, लेन मेंशन में था। जब मुझे होश आया और मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है, जब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर
अंकल और आंटी को हुआ क्या है। तो डैड ने बस इतना कहा कि मैंने उनका एक्सीडेंट किया था, जो कि मुझे पता था, और उसके बाद उनकी गाड़ी में आग लग गई और वो बस जलकर वो गाड़ी के साथ साथ अंकल और आंट। मैं ये चीज़ मानना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में ये सब दिखाया जा रहा था और मैंने जब ये देखा तो मुझे मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। मैं विंग के लायक नहीं हूँगा। मैंने उसके पेरेंट्स की जान ली है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उसे खुद से दूर किया। उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने रोमानिया शादी करने के लिए हाँ किया, ताकि उसे लगे कि मैं सच में उससे नफरत करता हूँ। मैं सच में उसे डिस्गस्ट फील करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उसे डिजर्व नहीं करता। अगर वो मेरे पास आएगा तो मुझे वो रात, वो इंसिडेंट हमेशा याद आएगा, जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो एक गिल्ट की तरह बस मेरे अंदर है। जब भी मैं विंग का फेस देखता हूँ, मुझे उसके पेरेंट्स की वो भयानक रात याद आती है। मैं मैं उसे डिजर्व नहीं करता गा। मैं उसे डिजर्व नहीं करता। विंग शायद मेरे लिए बना ही नहीं था। हमारे रास्ते बस टकराए थे और अब हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। हम अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए बने हैं और अब मैं फिर से वो वांगजी नहीं बन सकता जो मैं था। मैं नहीं बन सकता और इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अगर किसी ने ये बात विंग को बताए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप फादर को कभी नहीं बताएंगे कि आप जियांग चेंग से प्यार करते हैं, नहीं तो वो जियांग चेंग को भी मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि एक और ज़िंदगी बर्बाद हो। पहले ही मेरे हाथों से मैंने 3 ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं और अब मैं और ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ वो लड़की वेंचिंग, वो विंग से प्यार करती है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, और विंग उसके साथ खुश रहेगा। मुझे नहीं पता वो बेटा किसका है या फिर किसका कौन है, लेकिन अगर वो उनके साथ है तो मैं खुश हूँ। विंग वेंचिंग के साथ खुश रहेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जिस तरह से विंग की लाइफ में बात की, उसके बाद में बस मैं ये चाहता हूँ कि विंग खुश रहे। जिसके साथ भी रहे, जहाँ भी रहे, वो इंसान विंग से प्यार करे, उससे चेरिश करे, उसकी वर्शिप करे, ना कि मेरी तरह जो कि उसे हर्ट करे, जो कि उसकी फैमिली उससे छीन ले। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है गा कि ये सब करने के बाद भी मैं विंग की आंखों में आके मिला सकूं। मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूँ। नहीं हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़, अब आपके सामने सारा सच है तो मुझे प्रेशराइज करना बंद कीजिए। मैं विंग को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसके बावजूद मैं विंग से ये बात छुपा कर रखूँ और उसके साथ रहूँ, उसे ये सब बिना बताए। उसे पता तक नहीं चलेगा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसी हुई थी। उसे शायद अभी भी ये लगेगा उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, और मैं उसकी आंखों में ये सब नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं उसे खुद से दूर भेज दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं उससे खुद दूर चला जाऊंगा ताकि वो कभी मेरे पास ना आ सके। ये बोलकर वांगजी खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ वीन, जो ये सब सुन रहा था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर जैसे कांप रहे थे। उसने 5 साल तक वांगजी से नफरत तो नहीं की, वो नफरत नहीं कह सकता, वो गुस्सा था, वो हर्ट था, लेकिन नफरत तो वांगजी से कभी नफरत नहीं कर पाया। इन 5 साल में भले उसने दिखाया हो कि वो वांगजी से कितनी नफरत करता है, लेकिन वो कभी वांगजी से नफरत नहीं कर पाया। लेकिन अभी अभी भी इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दिल चाहता क्या है। वो इंसान जिससे वो यहाँ पर बदला लेने आया था, अपनी इंसल्ट के लिए, अपनी फीलिंग के साथ खेलने के लिए, वो इंसान ये कन्फेस कर रहा है, ये कबूल कर रहा है, इस चीज़ से वो सहमत हो रहा है कि विंग के पेरेंट्स की जान उसने ली थी। तो वो क्या करे, उसे नहीं समझ आ रहा था। इसीलिए वो बिना एक पल वहाँ रुके बस उस ऑफिस से निकल चुका था। विंग जब उस मेंशन में वापस पहुंचा तो सीधा अपने रूम में गया और वो बस ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपने घुटनों को अपने चेस्ट तक हक कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में वही सीन अब फ्लैश हो रहा था
जो कि उसने उस रात देखा था, ये चीज़ उसके लिए नाइटमेयर बन चुकी थी। वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहा था। हर रात, हर रोज़ रात को उसे सपना आया करता था कि उसके पेरेंट्स उससे दूर जा रहे हैं, लेकिन उसका कारण विंग को नहीं पता था। विंग तो इतने सालों से यही मान रहा था कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो कभी उसने प्यार किया था, जिस इंसान ने उसे इतना प्यार किया था, वो उसके पेरेंट्स के साथ ये सब करेगा। विंग ने ये सब कभी नहीं सोचा था, और अब जब उसे ये चीज़ पता चल रही है तो उसका दिमाग, उसका दिल ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या क्या चाहिए। विंग ने अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को अपने हाथ में लिया और अपने चेस्ट से लगाते हुए उसने उस फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? आखिर आखिर गॉड इतना क्रूल क्यों हो सकता है? पहले उसने मुझसे मेरी फैमिली छीनी, फिर उसने मुझसे वांग जी को छीन लिया, और अब जो थोड़ी बहुत होप थी मेरे अंदर कि वांग जी की इन सब करने के पीछे कुछ वजह होगी, वो वजह मेरे सामने आई, लेकिन इसमें मेरे पेरेंट्स की क्या गलती थी? क्यों वांग जी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तो तुमने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। वो 2 लोग, जो लोग मुझसे अनकंडीशनली प्यार किया करते थे, बिना किसी लालच के, वो बस मुझसे प्यार करते थे, सच्चा प्यार, वो प्योर लव था जो मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या करते थे। उन्होंने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि जब मेरी सेक्सुअलिटी सामने आई थी, जब उन्हें पता चला था कि उनका बेटा स्ट्रेट नहीं है, तब भी उन्होंने बस मुझे प्यार से समझाया, और तुमने उन्हीं लोगों को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ लंजा, मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ? ये बोलते हुए विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विंग को नहीं पता कि वो कब तक वहाँ पर बैठा रहा, कब तक वो रोता रहा, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसकी आँख खुली तो उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो यहाँ पर बैठे बैठे वही ज़मीन पर ही सो चुका था। जब उसकी आँख खुली और उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे, और वो लिटरली शाम के 3 से 4 बजे ऑफिस में से वापस आया था। ये चीज़ विंग के लिए बहुत ज़्यादा थी। विंग को सच में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए वो उठा, अपने उन भारी कदमों को उसने किचन की तरफ बढ़ाया और वो किचन में गया और पानी पीने लगा। जब वो वापस रूम में आ रहा था तो उसने देखा कि उसी के रूम के पास जो रूम है, जो कि ऑब्वियसली वो जिस रूम में रहता है वांग जी का रूम है, एंड शादी के बाद वांग जी अपने रूम में कभी वापस नहीं आया, लेकिन एक रूम का जो डोर था वो ओपन था, हल्का सा ओपन था, जिससे जो रोशनी थी वो बाहर आ रही थी, और वो रोशनी भी थोड़ी अजीब सी थी, जो उसमें बार बार कलर चेंज हो रहे थे। ये देखकर विंग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे उसी रूम की तरफ जाने लगा। जब वो धीरे धीरे उस रूम की तरफ गया और बहुत ही धीरे से उसने डोर को ओपन किया, अंदर देखा तो उसकी सांसें जैसे अटक कर रह गई, क्योंकि उस रूम में जहाँ तक विंग की नज़र जा रही थी बस उसी की तस्वीरें थी, वीडियोस थे, और भी फोटोग्राफी थी, पेंटिंग्स थी, वी कुछ उनके यूनिवर्सिटी लाइफ की थी, और उससे भी पहले उनके हाई स्कूल की थी। ये सारी पेंटिंग्स विंग, और फिर विंग की नज़र वांग जी को ऊपर गई, जो कि वही फर्श पर लेटा हुआ था, जिसकी आंखों में जिसके हाथों में कुछ दवाई थी, और उसकी आंखें टाइटली बंद थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे उसे कोई नाइटमेयर आ रहा हो। पर विंग को हिम्मत नहीं हुई वांग जी के पास जाने की, क्योंकि उसके कानों में अभी भी वही बात गूंज रही थी, विंग के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से विंग का परिवार टूटा है, मेरी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई है। ये सब जानने के बाद विंग अपने कदमों को उस रूम में बढ़ा ही नहीं पा रहा था, वो वांग जी के पास जा ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने बस अपने कदमों को वापस अपने रूम की तरफ ले लिया। ऐसे ही अब कुछ और दिन बीत रहे थे। इस बीच में विंग और वांग जी का इंटरेक्शन बहुत कम होता था, बहुत रेयर हुआ करता था। विंग ने अपने रूम से बाहर आना बंद कर दिया था, और वांग जी कब आता था कब जाता था विंग को कुछ नहीं पता। लेकिन ये चीज़ वांग जी को थोड़ा डरा रही थी, क्योंकि उसने विंग को नहीं देखा था। वो विंग जो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था, वो विंग जो ये कहकर यहाँ पर आया था कि वो वांग जी को इतना इरिटेट कर देगा कि वो वांग जी के इतने आसपास घूमेगा कि वांग जी को डिस्गस्ट फील हो। लेकिन वांग जी खुद डर रहा था कि अगर विंग उसके आसपास रहेगा तो खुद वो कैसे कंट्रोल करेगा। उस सच को ना बताने से, या फिर विंग के सामने सच वो उगल ना दे, इस चीज़ से वो खुद डरा हुआ था। लेकिन अब जब विंग उसके सामने ही नहीं आ रहा था तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे ही आज वांग जी अपने काम के लिए निकला था। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो
उसकी नज़र एक इंसान पर जाकर रुक गई। विंग, जो कि सुबह होने के साथ ही किचन में अपनी कॉफ़ी लेने आया था, जब वो कॉफ़ी बनाकर बाहर निकला तो उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज़ सुनाई दी। और ऑफ कोर्स वो जानता है कि सेकंड फ्लोर पर वांग जी और उसके रूम के अलावा किसी का रूम नहीं है, तो वांग जी नीचे आ रहा होगा। लेकिन आज विंग वांग जी से भागा नहीं, विंग अपनी जगह पर खड़ा रहा। और जब वांग जी नीचे आया तो वांग जी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में अलग अलग इमोशंस थे, लेकिन पढ़ा दोनों की आंखों को नहीं जा सकता था। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार किया करते थे या फिर करते हैं, दोनों को नहीं पता। लेकिन दोनों खुद से इतना प्यार करते थे कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों को पढ़ना जानते थे, एक दूसरे के इमोशंस को पढ़ना जानते थे। कब वो दोनों सैड होते हैं, कब वो खुश होते हैं, थोड़ा सा भी कब वो अपसेट होते हैं, ये चीज़ें दोनों को पता रहती थी। लेकिन अब दोनों जब एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों को अब भी नहीं पता था कि आखिर दोनों में से दोनों फील क्या कर रहे हैं, दोनों के इमोशंस क्या है। वांग विंग थोड़ी देर तक वांग जी की तरफ देखने के बाद वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और वांग जी भी अपने कदमों को बढ़ाता हुआ लिविंग रूम में आ चुका था। वो रुका और उसने घूमकर विंग की तरफ देखा, जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ दिन और विंग, फिर मैं इस गिल्ट से आज़ाद हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम्हें इस इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम उसके साथ रह सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि मैं वो तो हूँ ही नहीं जिससे शायद तुम अब कभी प्यार कर पाओगे। ये बोलते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और अपने घर से निकल जाता है। जब वो बाहर आया तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा, जो कि लिटरली हमेशा वांग जी के साथ 8 से 10 बॉडीगार्ड हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऊपर से माफिया है, तो उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो वांग जी खुद अकेला ही कई लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी इन सब की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसके वो सब बॉडीगार्ड्स थे। अब वांग जी अपनी कार में बैठा और मेंशन से वो निकल चुका था। लेकिन जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, उसका दिल घबरा रहा था। और धीरे धीरे वो फोकस कर रहा था कि जब वो आज घर से निकला था, उसने बॉडीगार्ड्स देखे थे। उसके घर को बहुत सारे जो गार्ड्स है वो गार्ड कर रखते हैं। उसका जो घर है वो पूरी तरह से सेफ्टी की मतलब सुरक्षा की दृष्टि से वो पूरी तरह से सेफ है। वहाँ पर एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता, एक मक्खी तक बिना वांग जी की इजाज़त के अंदर नहीं आ सकती थी। इसलिए उसे विंग की फिक्र तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे सोचना शुरू किया। जब वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था तो उसकी नज़रों ने कुछ पकड़ा था, लेकिन उस वक्त तो उसने उस चीज़ को छोड़ दिया था। लेकिन अब जब वो गाड़ी में बैठ रहा है, जब उसका दिल घबरा रहा है, तो धीरे धीरे वो सोच रहा था विंग से मिलने के बाद। जब वो नीचे आया था, जब वो बाहर निकला था अपनी गाड़ी में बैठने से पहले, उसने ध्यान दिया था कि उसके जो कुछ बॉडीगार्ड्स के चेहरे हैं वो वांग जी को याद नहीं है। वांग जी को थोड़ा न्यू लगे। और अभी वांग जी को याद है, हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी है, लेकिन फिर भी वांग जी को अच्छी तरह से याद है कि उसने अभी कुछ दिनों में तो अपने बॉडीगार्ड्स को बदला नहीं है, नए घर के गार्ड्स को बदला है। वांग जी जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको खुद, उनकी सारी डिटेल्स को खुद जानता है। उसके बाद वो उन्हें अपने काम करने अपने नीचे रखता है, फिर अपना कोई भी सर्वेंट या फिर गार्ड बनाता है। उसके पहले वो अपनी पूरी डिटेल्स, उसके चेहरे, उसका बैकग्राउंड सब कुछ चेक करता है। और जब अब उसे 2-3 चेहरे याद आ रहे थे जिनको वांग जी ने पहले कभी नहीं देखा, वो उसे नए लगे। और वांग जी धीरे धीरे याद कर रहा था कि किस तरह से वो लोग वांग जी की तरफ देख रहे हों, जैसे वो वांग जी के वहाँ से बस निकलने का इंतज़ार कर रहे हों। ये जब वांग जी ने सोचा तो उसने अचानक ही, जैसे ही वो लोग लेन एम्पायर था उसके बाहर आकर खड़े हो चुके थे और ड्राइवर वांग जी के बाहर उतरने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वांग जी उतर नहीं रहा था। जब ड्राइवर ने ये देखा तो उसने डोर ओपन किया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, लेन एम्पायर आ चुका है। ये सुनकर वांग जी ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, मेंशन वापस चलो। ये सुनकर ड्राइवर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, सर क्या? तभी वांग जी ने कहा, फॉर गॉड डैम, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा लेन मेंशन वापस चलो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस चलो। ये सुनकर वांग जी की ये कोल्ड आवाज़ सुनकर ड्राइवर के तो पसीने छूट चुके थे। वो तुरंत गाड़ी में बैठा, फुल स्पीड के साथ गाड़ियाँ लेन मेंशन की तरफ दौड़ने लगी थी। वो गार्ड्स में बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वांग जी का गुस्से का शिकार वो नहीं होना चाहता था। वही वांग जी बस प्रे कर रहा था कि विंग ठीक हो। उसे कुछ तो समझ में आ रहा था। उसके फादर ने लगभग 2-3 दिन पहले उसे कॉल किया था और कहा था कि अगर वांग जी ने उस लड़के को घर से बाहर नहीं निकाला और फिर से रोमांस से दोबारा शादी नहीं की तो उस लड़के के साथ वो क्या करेंगे। ये चीज़
वो वांग जी के फादर खुद भी नहीं जानते और वांग जी को उसमें बहुत डर लग रहा था। लिटरली वांग जी का ड्राइवर इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा था। वांग जी बस गाड़ी लिटरली 100 से ज़्यादा की स्पीड पर चल रही थी, फिर भी वांग जी पीछे से बोले जा रहा था और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। वही ड्राइवर बेचारा क्या करे, ड्राइवर ने आज तक इतने रूल्स नहीं तोड़े होंगे जितने वो भी तोड़ रहा था और वो बस बकाया जा रहा था। और थोड़ी देर बाद ही वो फिर से उस लेन मेंशन के सामने खड़े हुए थे जो कि वांग जी का था। वांग जी नीचे उतरा और जब वो लोग अंदर गए तो शॉक हो चुके थे क्योंकि मेन एंट्रेंस पर जो गार्ड्स थे वो बेहोश थे। जब वो अंदर गए तो घर को जो गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं वो सभी बेहोश थे और ये देखकर वांग जी थोड़ा सा क्या, तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। जब वो अंदर गया तो विंग के नाम को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा लेकिन वापस कोई जवाब नहीं आ रहा था। एंड वांग जी ने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपना रूम ढूंढा जहाँ पर भी विंग नहीं था और थोड़ा उसे अजीब लगा कि उसका जो रूम है उसका जो कपबोर्ड है वो खुला हुआ है और वहाँ पर विंग के कपड़े नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वांग जी के कपड़े हैं। वांग जी ने पूरा मेंशन ढूंढ निकाला लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिला। वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था लेकिन उसे इसमें एक चीज़ खटक रही थी कि विंग उस कबर्ड में विंग के कपड़े क्यों नहीं है। वांग जी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल उसने अपने सभी दोस्तों को कॉल किया और पूछा कि क्या विंग उनके पास आया। उसने जियांग चेंग को पूछा, शिचन को पूछा, शाओशन चेन को पूछा, नेहो सांग को पूछा, यान ली, जिशान, सबको उसने पूछा लेकिन सबका एक ही जवाब था कि उन्होंने विंग से बात तक नहीं की है। और अब वांग जी और ज़्यादा डर रहा था। हाउ स्ट्रॉन्ग जो वांग जी के साथ आया था वो खुद भी विंग को ढूंढ रहा था एंड अब वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग उसके पास विंग का नंबर तो था नहीं लेकिन उसने जियांग जेंग से नंबर लिया था और वो कॉल किया जा रहा था लेकिन विंग का जो फ़ोन था वो अनरीचेबल आ रहा था। वांग जी बहुत अटेंशन ले रहा था। उसने अपने सभी गार्ड्स को काम पर लगा दिया था लेकिन तभी लेन मेंशन में किसी की एंट्री हुई और ये फील होने के साथ ही वांग जी ने एंट्रेंस की तरफ देखा जहाँ पर अपनी हाई हील्स को टक टक की आवाज़ कराते हुए मैडम लेन अंदर चले आ रही थी। उनके फेस पर कुछ ज़्यादा प्लेजेंट एक्सप्रेशंस तो थे नहीं, इसीलिए जब वो अंदर आई तो उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी ये मैं क्या देख रही हूँ। ये सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। वांग जी का दिमाग पहले ही बुरी तरह से ख़राब था। उसे विंग की बहुत बुरी तरीके से चिंता हो रही थी, ऊपर से वो अपनी माँ से भी डील नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये आप क्या देख रही हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आप क्या देखती हो वो आपको पता है। मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर मैडम लेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे ठीक से बात करना सीखो। ये सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, आपने माँ जैसे कोई भी काम नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा मुंह मत खुलवाइए। अभी मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है। अगर आप अपने और अपने पति की सलामती चाहती है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर मैडम ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वो लड़का तुम्हारे लायक है ही नहीं। देखो उसने तुम्हारे कान भर दिए हैं, उसने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी रोमेनिया और तुमने उसकी जगह उस गरीब भ्यूषण से शादी कर ली, ऊपर से उस लड़के से। वांग जी मैंने तुमसे कहा था और आज जो मैंने देखा है ना उसके बाद तो तुम खुद मेरी बात पर भरोसा करोगे। ये सुनकर वांग जी ने मैडम लेन की तरफ देखा और कहा, आपका मतलब क्या है। ये सुनकर मैडम लेन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वो लड़का बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास है और उस वक्त भी तुम्हारे पैसों के लिए ही था। उस वक्त तो अच्छा है कि मैंने और तुम्हारे फादर ने मिलकर उसे छोड़ा, तुम्हें उससे अलग कर दिया। अभी जो मैंने देखा है ना उसे सुनकर भी तुम आग बबूला हो जाओगे, पर मैं बिना किसी सबूत की बात नहीं करती। इसीलिए ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को निकाला, उसमें से कुछ अनलॉक किया, फिर वांग जी को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा वो हो चुका सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, ये किस लड़के के साथ है और ये दोनों कर क्या रहे हैं, ऊपर से इनके साथ एक बच्चा भी है। मैं शॉपिंग मॉल गई थी जहाँ पर मैंने इन दोनों को देखा और सिर्फ देखा नहीं, मुझे लगा था कि शायद तुम इससे प्यार करते हो तो अच्छा होगा, मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मॉल से मैंने इसका पीछा करना शुरू किया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था जिस तरह से इस लड़के के साथ था, जिस तरह से ये इस बच्चे के साथ बात कर रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई नॉर्मल था, सबको यही लग रहा था कि ये कपल हैं। इसलिए मैंने उस लड़के का पीछा करना शुरू किया। और तुम्हें पता है ये लोग कहाँ गए हैं, ये लोग एयरपोर्ट गए थे और वहाँ से ये लोग यूएस के लिए निकल गए हैं। तुम्हें इस बारे में पता भी है। ये सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, यूएस। ये सुनकर मैडम ने कहा, हाँ यूएस, मैंने पता करवाया था वहाँ पर और
इसीलिए शायद तुम परेशान होगे, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ मिल नहीं रहा होगा और उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं होगा, इसीलिए तुम यहाँ पर परेशान होंगे। ये सुनकर वांगी ने कहा, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और रही बात उस लड़के की, तो क्या उस लड़के की, अगर तुम पता करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पता करवा सकती हूँ। अभी भी यूएसए के लिए एक फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो तुम्हें अगर पता करना है तो तुम पता कर सकते हो। मैं उनके टिकट तक तुम्हें दिखा सकती हूँ, यहाँ तक कि उन लोगों ने वो यूएसए में कहाँ रहने वाले हैं मुझे इस चीज़ का पता है। मैंने अपने सीक्रेट एजेंट से पता लगवाया है। अगर तुम चाहते हो तो मैं सारी डिटेल्स तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझ पर तो भरोसा करने से रहे, क्योंकि माँ तो तुम्हें अपनी दुश्मन लगती है ना। ये सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर उसने हाउसवान की तरफ देखा और कहा, हाउसवान को आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, उसने बस नोट किया और वो चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मैडम लेन सही कह रही हैं। अभी 1 घंटे पहले ही एक यूएसए के लिए एक प्लेन टेक ऑफ हुआ है, एंड जैसा कि मैडम लेन ने मुझे भेजा है, उसका पता लगाने के बाद यूएसए में वो लोग कहाँ रहने वाले हैं मुझे पता है। ये कोई नॉर्मल नेम जो है वो मिसेस वी है, एंड इस लड़के का नाम वी युआन है। जिस तरह से भी वहाँ पर उन्होंने अपनी आईडी नहीं चेंज करवाई है, तो ये नाम उन्हीं में है। ये मिसेस वेंचिंग है, वी वेंचिंग है, एंड ये उस बच्चे का नाम वी युआन है। ये सुनकर वांग ने हाउसवान की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। मैडम लेन के फेस पर जैसे एक्सप्रेशंस थे कि वो वांग जी का जो दुख है वो फील कर पा रही है। उसने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मैं समझ सकती हूँ तुमने उससे प्यार किया था, लेकिन वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। एंड कोई इंसान, मुझे पता है शुरू में मैंने भी इस रिश्ते के लिए मना किया था, क्योंकि मुझे शुरुआत में ही उसकी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन तुम ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहती थी। और मैंने जब दोबारा तुम लोगों की शादी हुई तो मुझे लगा कि शायद गॉड भी यही चाहता है, पर डेस्टिनी यही है। इसीलिए मैं उसे एक्सेप्ट करने वाली थी और मैं मीडिया में भी अनाउंस करने वाली थी कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन आज जब मैंने ये सब देखा तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बस तुम्हें बताने आ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। वांग जी, तुमने देखा नहीं ना, तुमने देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो इंसान किसी और लड़के के साथ जा चुका है, और मुझे तो लगता है कि वो बच्चा भी उन दोनों का ही है। तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। यह सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैडम लेन ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वांग जी, अभी भी वक्त है। अभी भी किसी को ये बात पता नहीं है कि तुम्हारी और उस विभूषण की शादी हुई है। अभी भी सबको यही लगता है कि तुम्हारी और रोमेनिया की शादी हुई है। तो बस तुम लोग मैरिज पेपर कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, एंड उसके बाद दुनिया को ऐसे ही पता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस लड़के को भूल जाओ वांग जी। यह सुनकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। वांग जी को सच में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो सबूत थे वो वांग जी उन्हें भी नहीं नकार पा रहा था। वहाँ से वांग जी और खड़ा नहीं हो पाया, वो बस तुरंत अपने रूम की तरफ निकल गया। वही हाउसवान भी वांग जी को देख रहा था। ये जितने भी सबूत थे वो हाउसवान को भी असली ही लग रहे थे, क्योंकि इनमें कहीं भी शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन हाउसवान इन 5 सालों में इतना जान गया है कि मैडम लेन इतनी आसानी से या फिर इतनी यहाँ आकर वांग जी से इस तरह से बात करेगी, और वो ये बोल रही है कि उन्होंने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी विंग के जाने के बाद। तो ये चीज़ हाउसवान को पच नहीं रही थी। लेकिन अगर वांग जी विश्वास नहीं करेगा विंग पर, या फिर तो वो क्या कर लेगा, क्योंकि रहना इन दोनों को साथ है। आखिर वो दोस्त कब तक इन दोनों के बीच में सुलह कराते रहेंगे। अगर विंग वांग जी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि हाउसवान को पता है कि विंग ने वो सब बातें सुनी थी, तो शायद विंग वांग से नफरत करता होगा, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो हाउसवान क्या करे बीच में। हाउसवान यही सोच रहा था। वही मैडम लेन ने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउसवान, तुम्हें भी बहुत टाइम हो चुका है, अब तुम्हें भी किसी को अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हाउसवान ने मैडम लेन की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना मैडम लेन, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। ये बोलकर वांग हाउसवान जो है वो भी वहाँ से बस निकल चुका था। वही मैडम लेन एक बार वांग जी के रूम की तरफ देखती है, उसके बाद अपना फ़ोन निकालती है और उस पर किसी को कॉल करती है। एंड कॉल करने के बाद वो कहती है, काम हो चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है
हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। ये सुनकर सामने से बस एक सुनाई देता है एंड मैडम लेन भी उस घर से बस निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक डार्क बेसमेंट टाइप रूम में वहाँ पर 3 लोग बंधे हुए थे। चेयर से 3 लोगों को बांधा गया था। एक मैन था, एक वुमेन थी एंड एक छोटा सा बच्चा था 5 से 6 साल का। उस मैन को सिर्फ बांधा नहीं गया था, ऐसे लग रहा था जैसे उसको पीटा गया हो। उसके हाथों को बहुत टाइटली बांधा गया था, इतना टाइटली कि उसके जो निशान है उसकी उस स्किन में वो रस्सी जो थी वो अंदर धंस रही थी। उसके पूरे शरीर को रस्सी से जकड़ा गया था। उसके लिप्स पर कट लगा हुआ था, गाल पर थप्पड़ के निशान थे, सिर पर चोट लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। वही पास में जो वुमेन बैठी हुई थी उसकी बात को ठीक नहीं लग रही थी, वो बेहोश थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके पास जो बच्चा था वो भी बेहोश था, उसके भी हाथ बंधे हुए थे। धीरे धीरे वो लड़का होश में आने लगा। जैसे ही वो लड़का होश में आया तो उसका पूरा शरीर पेन कर रहा था। ऑफकोर्स उसे मारा गया था तो उसकी जो पूरा शरीर पेन हो रहा था, उसका सिर फटा जा रहा था, उसके हाथों में उसे बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था, साथ ही उसके लिप्स में उसे और ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके आँख के पास भी चोट लगी थी, फेस पे खून था और उसका लिटरली पूरा फेस जैसे बिगड़ा गया था। धीरे धीरे जैसे उसका विजन क्लियर हुआ तो उसने सामने की तरफ देखा जहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बेसमेंट बहुत डार्क था, वहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी नहीं थी। इसीलिए वो ना तो अपने पास वालों को देख पा रहा था, ना ही कुछ और देख पा रहा था। तभी उस रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी और धीरे से उस रूम का डोर ओपन हुआ और वहाँ से एक इंसान रूम के अंदर आया जिसके साथ 2 से 3 गार्ड्स थे। जब वो इंसान अंदर आया तो उसके साथ ही उस बेसमेंट में लाइट्स जली जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। तो उस इंसान ने तुरंत अपनी आंखें बस बंद कर ली। जब धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ओपन की और सामने वाले इंसान की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सामने वाले इंसान की तरफ देखते हुए कहा, अंकल चिरेन। ये सुनकर लेन चिरेन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो तुम्हें मैं याद हूँ, पर तुम्हें मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं थी भूषण। लेकिन अच्छा है तुम्हें मैं याद तो हूँ। मुझे लगा था कि तुम भूल चुके होंगे कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मुझे तो तुम्हें याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड सच में मैं पिछले 5 सालों में तुम्हें भूल भी गया था। लेकिन लगता है तुम्हें खुद को याद रखवाने में या फिर खुद को प्रॉब्लम में डलवाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए तुम मेरे बेटे की लाइफ में वापस आ चुके हो। ये सुनकर वींग ने लेंचरंग की तरफ देखा और कहा, ये आप ये क्या कर रहे हो अंकल, आपने मुझे बांध क्यों रखा है। और ये बोलकर उसने साइड में देखा तो वहाँ पर वेंचिंग और युआन बंधे हुए थे। ये देखकर उसने लेंचरंग की तरफ देखा और कहा, आप ये कर क्या रहे हो, आपने इन दोनों को क्यों बांध रखा है। ये सुनकर लेंचरेन ने विंग की तरफ देखा, फिर उसने अपने एक आदमी की तरफ देखा और अगले ही पल एक चेयर लेंचरेन के लिए लाकर वहाँ पर रखी जा चुकी थी। लेंचरेन बहुत ही आराम से उस चेयर पर बैठा और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो तुम्हें बताऊँ, तुम्हें मैं एक कहानी सुन लो। वैसे भी मरने से पहले अगर तुम पूरा सच जान लोगे तो तुम्हारी आत्मा शांति से दूसरे लोक में जा पाएगी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें पता है हमारी फैमिली सदियों से बिजनेसमैन रही है, सदियों से वो बिज़नेस करते आए हैं। वो चाहे वो एंशिएंट टाइम में हो या फिर वो मिडाइवल में हो या फिर अभी हो, हम रूल करते आए हैं। एंड मैंने भी बचपन से यही सीखा है कि रूल कैसे करना है। उसके साथ ही मैंने ये सीखा है कि अपने रेपुटेशन को कैसे कंट्रोल में रखना है, लोगों को कैसे अपने नीचे रखना है, लोगों को इतना सा भी मौका नहीं देना है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल पाए। और जब तक मैं था तब तक मैंने ये सब कंट्रोल में रखा था। लिटरली इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी जो लेन चेन के खिलाफ या फिर लेन फैमिली के खिलाफ एक शब्द तक बोल पाए। लेकिन फिर एंट्री हुई तुम्हारी मेरे बेटे की लाइफ में, वो भी एक नॉर्मल क्लर्क का बेटा मेरे बेटे से प्यार करने की हिम्मत करता है। तुम लोगों को डिस्गस्टिंग फील नहीं होता है एक दूसरे को प्यार का नाम भी बोलकर? तुम दोनों लड़के हो, तुम लड़कियों को एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हो? मुझे तो बोलते हुए डिस्गस्टिंग फील हो रहा है और तुम्हें वो सब करते हुए डिस्गस्टिंग फील नहीं होता? तुम्हें पता है जब मेरा बेटा कॉलेज जाता था तो हमेशा उसकी बस तारीफ मेरे पास आया करती थी, क्योंकि वांगजी पढ़ने में बहुत अच्छा था। जब मेरा बेटा लिंक्शन कॉलेज में था
तो वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड उसकी भी हमेशा मेरे पास तारीफ़ें आया करती थी। हमेशा उनके जो अवार्ड्स मिलते थे उनमें मुझे बुलाया जाता था, मेरा रिस्पेक्ट की जाती थी, मेरा सम्मान किया जाता था, सब लोग मुझे एक महान इंसान माना करते थे। लेकिन फिर तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू किया, हाँ, कि तुम उसके लाइफ में आए और तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन तुम में ऐसा है क्या? एक मिडिल क्लास इंसान हो तुम तुम तो उससे इसीलिए मिले थे, तुमने उससे इसलिए प्यार का नाटक किया था क्योंकि तुम उसके पीछे, पैसे के पीछे थे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि लेन फैमिली के पास कितना पैसा है। तुम्हें पता है, मैंने वांग जी को ऑप्शन दिया था कि अगर वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वांग जी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए फिर मुझे अपने ही बेटे को ब्लैकमेल करना पड़ा। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में विलन बन चुका हूँ। तुम्हारी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसके प्यार को उससे छीन लिया है, उसकी खुशियों को उससे छीन लिया है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी खुशियाँ एक लड़की से शादी कर फैमिली बसाने में है। वो तुमसे शादी कर क्या कर लेगा? पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया, तुम्हारी जान की धमकी दी, और फिर तुम्हें पता है वो मान गया, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि तुम बस उसके पैसे से प्यार करते हो। उसने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन बस इतना ही तो काफ़ी नहीं था ना, क्योंकि जिस तरह से मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक पल के लिए मेरी अगर नज़र तुमसे हटती है, फिर मेरे आदमी की नज़र तुम पर से हट जाती, तो वांग जी तुम्हें जाकर सारी सच्चाई बता देता कि उसने तुम्हारा दिल क्यों तोड़ा, वो तुमसे प्यार क्यों नहीं करना चाहता। पर मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए तुम्हें एक राज की बात बताऊँ। वांग जी को नाइटमेयर्स आते हैं, और वो नाइटमेयर्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे जो उन 2 कौड़ी के पेरेंट्स की मौत हुई है वो उसकी वजह से हुई है, उसने वो एक्सीडेंट किया था, लेकिन ये बात सच है ही नहीं। पर क्योंकि वो जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था, मेरी आंखों के सामने मैंने वो सब करवाया था, लेकिन उस बेचारे को तो ये लगता है कि वो एक्सीडेंट उसके हाथों से हुआ है। एंड ये मेरे लिए बोनस पॉइंट था, क्योंकि मैं यही तो चाहता था, और ये सब हुआ। उसे लगा कि एक्सीडेंट उसने किया है, एंड अब उसे वो नाइटमेयर आते हैं। वो खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता, वो खुद को तुम्हारे पेरेंट्स का खून नहीं समझता है। ये मेरे लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा था, वो शादी नहीं करना चाह रहा था। मेरे पास एक पावरफुल एम्पायर है जिसको मैं वांग जी के हाथों में देना चाहता था। शिचेन भी अच्छा है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं है। शिचेन को शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, इसलिए तो वो डॉक्टर है। लेकिन वांग जी को इन सब में इंटरेस्ट है, वो हमेशा से एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। और लेकिन तुम्हारे आने के बाद से वो अपने जितने भी उसने एम्बिशंस बनाए थे बचपन से, उनसे वो भटक रहा था। और उसे मैं कैसे भटकने देता? मेरा नाम शुरू से फर्स्ट नंबर पर चलता है, नंबर 1 चलता है, लेन चेन का नाम, लेन फैमिली का नाम, तो मैं वांग जी का नाम को कैसे डूबने दे सकता था? इसलिए मैंने सब प्लान किया। तुम्हें पता है उस दिन जब वो तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हें भीगती हुई बारिश में ऐसे ही छोड़ कर आया था, तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एंड जब उसकी जो गाड़ी वो किसी चीज़ से भिड़ी, तो उसे लगा कि वो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी से भिड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो गाड़ी से लग रही थी कि उसके सामने से आ रही है, वो गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी, और वो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं थी, वो गाड़ी मैंने वहाँ पर खड़ी की थी, एंड उसके अंदर कोई नहीं था। इसलिए जब वो गाड़ी भिड़ी तो वांग जी को ऐसा लगा कि उसने कोई एक्सीडेंट किया है। जब उसे होश आया, जो कि मैंने उसे होश दिलाया था ताकि वो देख सके कि उसने क्या किया है, या फिर इमेजिन कर सके कि उसने क्या किया है, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट पहले ही कर दिया था। वो लोग जिंदा थे, वो लोग गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, भीख मांग रहे थे मुझसे, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिंदा छोड़ देता? अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देता तो तुम लोग वापस एक साथ आ जाते, तो मेरे रेपुटेशन का क्या होता? इसीलिए मैंने उनकी गाड़ी को वहाँ रखा जहाँ पर वांग जी को लगे कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया है। और वांग जी को लगा, और जैसे ही वांग जी वहाँ जाकर उसकी मदद करने वाला था, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उनकी मदद करने वाला था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए जिस आदमी को मैंने वांग जी को बेहोश करने के लिए हायर किया था, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए और उसने वांग जी को वहीं पर बेहोश कर दिया। और जब तक वांग जी को होश आता तब तक वो अपने घर पहुँच चुका था। एंड तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज़िद्दी थे, मरने के लिए तैयार ही नहीं थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए ना चाहते हुए भी वो गाड़ी जो कि सेफ थी, जिसमें आग बिल्कुल नहीं लग रही थी, मुझे उसमें आग लगानी पड़ी। लेकिन मुझे तब तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि तुम नहीं आ जाते। तुम्हें पता है कॉल किसने किया था?
वो कॉल मैंने किया था। तुम इतने परेशान थे कि तुमने मेरी आवाज़ पहचानी नहीं, आज तक तुमने मेरी आवाज़ का पता नहीं लगा सके। तुम वहाँ पर आए, तुमने अपने पेरेंट्स को आंखों के सामने जलते हुए देखा, जो कि तुम्हारे लिए भी नाइटमेयर बन गया था, जैसा कि ना चाहते हुए मुझे अपने बेटे के लिए नाइटमेयर बनाना पड़ा। और 5 साल से उसे लगता है कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। तुम्हें पता है, उसे ज़िंदगी भर ऐसा ही लगेगा कि उसी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। वो इस गिल्ट से कभी उभर नहीं पाएगा, कभी वो तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, उसे वो रात याद आएगी जब उसने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था। इसीलिए, और रही बात, अब मैं उसे तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा। कि तुम्हें पता है वांग जी को क्या लगता है? वांग जी को लगता है कि तुम इस लड़के के साथ दूसरे देश चले गए हो, तुम भाग गए हो। और इतना मैंने अपने लोगों को, जो तुम लोगों के पीछे लगवाया था, मुझे उससे इतना पता चला कि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट वांग जी ने किया था। अब उसे ऐसा ही लगेगा कि तुमने वो सब सुन लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से मैं ये बात उसके सामने ले आऊँगा कि उसे पता चल गया था कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था। तो इस गिल्ट से वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा, और उसे लगेगा कि तुम इस लड़के के साथ खुश हो, यूएसए में हो, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, तुम्हारे सामने आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम मेरे बेटे को डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो प्रिंस है, वो उन महलों में पला बड़ा है, और तुम बस एक धूल हो। तुम कभी मेरे बेटे की बराबरी कर ही नहीं सकते। आज के बाद तुम तीनों को कोई नहीं ढूंढेगा। तुम तीनों का नाम मैं हिस्ट्री से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से मिटा कर रहूँगा। मेरे बेटे की लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अगर तुम जिंदा नहीं बचोगे तो मेरे बेटा को ढूंढने की कोशिश भी करेगा, तो भी तुम उसे नहीं मिलोगे, और उसे ऐसा लगेगा कि तुम चाहते ही नहीं हो कि वो तुम्हें ढूंढे। तो ये मैं गलती तुम्हारी है। तुम इस लड़की को सज़ा नहीं देना चाहता, लेकिन इसने एक गलती की है। इसे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था, इसे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, उस दिन जब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, मैं तुम्हें भी मारना चाहता था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम मरने वाले थे, लेकिन इस लड़की ने आकर तुम्हें बचा लिया। इसने ये गलती की है, इसने तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, इसलिए अब इसने एक जान बचाई है। उसके बदले में इसे 2 जानें देनी पड़ेगी, एक तो खुद की और एक इस छोटे से बच्चे की। हालांकि इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ये जिंदा रहा तो वांगजू शक हो सकता है, एंड मैं अब अपने बेटे की लाइफ में शक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए तुम मुझे कुछ भी कहो, तुम तीनों को मरना पड़ेगा। इस पूरे वक्त विंग लियांचेन को ऐसे देख रहा था जैसे आखिर ये इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक ये अपने इस रेपुटेशन को, अपने इस झूठे नाम को बचाने के लिए ये किस किस इसकी कोई सीमा भी है या नहीं कि इंसान कितना गिर सकता है। इसने 2 लोगों की जान ले ली है, फिर भी इसके फेस पर कोई रिग्रेट नहीं है। इसे अपनी ये झूठी रेपुटेशन प्यारी है, दुनिया को ये पता न चले कि इसका बेटा किसी लड़के से प्यार करता है। सिर्फ इसीलिए ये उसकी जान लेने के लिए तैयार है, और इसीलिए कि वेंचिंग ने बस उसे बचाया है, उसकी जान लेने के लिए तैयार है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लेनचेन इतना गिर जाएगा। जब वांग ने ये बताया था कि लेनचेन की वजह से वो दोनों अलग हुए थे, तो शायद एक बार के लिए विंग माफ़ भी कर देता लेनचेन को, अगर लेनचेन बदल जाता। लेकिन लेनचेन शायद माफ़ी के लायक ही नहीं था, लेकिन वो उसकी वजह से वो वेंचिंग और युआन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए उसने लेनचेन की तरफ देखा और कहा, जितनी गलती है मेरी है, आपको लगता है कि मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ता है, तो आपको मुझे मारना है तो आप मुझे मार दीजिए। प्लीज़ इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? मैं इनसे बात करूँगा, ये आपको कभी वापस दिखेंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये वांग जी की नज़रों में भी ना आए, तो मैं इन्हें वांग जी की नज़रों में भी नहीं आने दूंगा। प्लीज़ इन दोनों को छोड़ दीजिए। यह सुनकर लेंजरेन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओ, तुम कहोगे मैं इसे छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इन दोनों को मैं आसान मौत दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं औरतों और बच्चों की इज्जत करता हूँ, तो इसीलिए इसको तो आसान मौत मिलेगी, लेकिन तुम्हें आसान मौत नहीं मिलने वाली। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है अपने इस बॉडी को दिखाकर। तुम्हें शर्म नहीं आए मेरे बेटे को सेड्यूस करते हुए? तुम एक लड़के हो, एक लड़के होकर एक लड़की को सेड्यूस करते हुए
तनिक भी शर्म नहीं आई? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? तुम्हें बहुत शौक है ना अपने इस लड़कियों जैसी बॉडी को दिखाकर लड़कों को फंसाने का। तो तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा भी याद रखेगी। ये बोलते हुए उसने अपने एक आदमी को तरफ देखा जो कि विंग को अजीब तरह से देख रहा था और अपने लिप्स को जिसे बहुत ही गंदे तरीके से बाइट कर रहा था। ये देखने के साथ ही विंग की पूरा शरीर जिसे कांप रहा था। विंग लेंचरे की तरफ देख रहा था। उसने डरते हुए कहा, आप ये नहीं कर सकते। ये सुनकर लेंचरेन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे नफ़रत करता है। मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर जा चुके हैं। मैं जानता हूँ लेन शिचेन के मेरे से दूर जाने की वजह भी लेन वांगजी है। तुमने मेरे दोनों बेटों को मुझसे दूर कर दिया है। तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। ये बोलकर उसने उस इंसान की तरफ देखा और कहा, तुम उसके साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। लगभग तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तब तक मैं इन दोनों को निपटा देता हूँ और उसके बाद इसकी बारी। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा जो कि पूरी तरह से पसीने में ना रहा था। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि लेंचरेन इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। वही विंग ने डरते हुए उस इंसान की तरफ देखा जो कि उसी की तरफ आ रहा था और बाकी जो 2 लोग थे उन्होंने वेंचिंग और युआन को खोल दिया था। वो उन दोनों बेहोश थे। वो दोनों ही उनको रूम से बाहर ले गए थे। वो इंसान विंग के पास आया। उसने विंग के हाथों को खोलते हुए कहा, ब्यूटी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम ये सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कोऑपरेट करना क्योंकि मैं बुरा भी बन सकता हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलते उसने विंग के हाथों को खोल दिया था। विंग जो हालत थी वो पहले ही बहुत ख़राब थी लेकिन फिर भी वो उस इंसान से लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेन चिरेन भी रूम से बाहर जा चुका था। वो उस इंसान को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इंसान स्ट्रॉन्ग था। वो एक बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था। और विंग ने जब से उसे पता चला था कि वांगी ने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया, उसने तो ठीक से कुछ खाया था ना, इसका दिमाग कुछ चल रहा था। ऊपर से उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था उसे पुश करने की लेकिन उसे पुश नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान अपने शर्ट्स के बटन ओपन कर रहा था और विंग पीछे खिसक रहा था। वो बहुत ज़मीन पर था। उसके पैरों को भी बहुत ज़ोर से बांधा गया था, इतना ज़ोर से कि उसके पैरों में निशान हो चुके थे। वो रस्सियाँ बहुत अंदर तक धसी होने के कारण वहाँ पर निशान हो चुके थे, घाव हो चुके थे। और विंग के हाथ पर बहुत बुरी तरीके से पेन कर रहे थे लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बस प्रे कर रहा था कि कोई तो आए उसे बचाने। चेंग को, लिनशियन को, किसी को तो यकीन हो कि विंग कहीं नहीं गया है। वांग जी उस पर भरोसा करे कि विंग खतरे में है। वही सोच रहा था लेकिन लेंचिन का प्लान इतना परफेक्ट था कि विंग को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वांग जी कभी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वांग जी को यही लगेगा कि वो वेंचिंग के साथ जा चुका है। वो उस इंसान की तरफ देखते हुए डर रहा था लिटरली। और वो इंसान धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था। उसने विंग के पैर को पकड़ा और उसे अपने नीचे खींच लिया और वो विंग के ऊपर आ चुका था। विंग अपनी डरी हुई आंखों के साथ उस इंसान की तरफ देख रहा था। उस इंसान का फेस धीरे धीरे विंग के फेस के पास आ रहा था। उसने विंग के दोनों हाथों को ही अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता लेंजरेन से वो उसी दिन मर जाता जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे ये सब तो नहीं सहना पड़ता। वो इंसान अपने फेस को विंग के पास ला ही रहा था तभी उसी रूम का डोर एक बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ओपन हुआ। और ये आवाज़ सुनने के साथ ही विंग और उस आदमी दोनों ने ही उस तरफ देखा तो वहाँ पर जिस इंसान को देखा तो उन दोनों ने ही उस इंसान की उम्मीद वहाँ पर नहीं की थी। विंग ने वांग जी को देखा था और वो इंसान जिसने वांग जी को देखा वो भी वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि वांग जी वहाँ हो सकता है क्योंकि सबको लग रहा था कि वांग जी ने विश्वास कर लिया है। लेकिन जब उस इंसान ने वांग जी को देखा वो काँप रहा था क्योंकि वांग जी किस हद तक जा सकता है किसी को टॉर्चर करने के लिए ये वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो काँप रहा था लिटरली। और विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा उसका जो जितने भी वो कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से ज़मीन पर लेट गया। उसकी आंखों से बस आंसू भरने लगे थे। वो इंसान जल्दी से खड़ा हो गया और वांग जी ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी मौत
आसानी से प्यारी नहीं है। ये बोलकर वो उस इंसान के पास आया और अपने उसके पास जो गन थी उसने उस इंसान के बस सीने में गोली मार दी और इंसान वही डेड हो चुका था। वही वांग तुरंत विंग के पास गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, वी विंग तुम ठीक हो? विंग तुम ठीक हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुझे देर हो गई, मैं फिर से लेट हो गया। ये बोलकर उसने विंग को टाइट लिया कर लिया और विंग ने भी वांग जी को लिटरली थाम लिया था, क्योंकि उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि वांग जी उसे बचाने आ पाएगा या फिर आएगा भी, वांग जी उस पर भरोसा करेगा। इसीलिए वो बस टाइटली उसने विंग को हक किया हुआ था। थोड़ी देर तक करने के बाद विंग को वेंजिंग और युआन के बारे में याद आया, इसलिए उसने खुद को वांग से दूर करते हुए कहा, युआन, वेंजिंग उसे उसे तुम्हारे फादर लेकर गए हैं, उन्हें बचा लो लंजा, उन्हें प्लीज़ बचा लो। ये सुनकर वांग जी ने विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब लोग यहाँ पर हैं, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग के सिर पर से उन बालों को उठाकर उसके फोrehead पर किस किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। अगर तुम्हें आज यहाँ कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। पहले ही है गिल्ट को अपने दिल पर रहकर जी रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता विंग, मैं खुद को ज़िंदा कैसे रखता। ये बोलते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसके चीक्स को सहलाते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया है लंजा, तुमने कुछ नहीं किया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता विंग, मैंने जो किया है अगर वो तुम्हें पता चलेगा तो मुझसे नफ़रत करोगे, जो कि तुम पहले मुझसे करते होंगे, लेकिन तुम्हारी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है। मेरी वजह से आज तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है। मेरी इस गलती की सज़ा शायद है ही नहीं, क्योंकि ये गलती नहीं है, गुनाह है। मैं इस गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ, भुगतूंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक भुगतूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा, उसके बाद तुम्हें मेरी शक्ल देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी विंग, तुम्हें मुझे फिर से झेलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बोलते हुए विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तुम मुझे नहीं झेलोगे? अगर तुम मुझे नहीं झेलोगे तो मुझे कौन झेलने वाला है? ये सुनकर वांग जी ने शौक होकर विंग की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि ये सच जानने के बाद विंग उससे नफरत करेगा, उससे अपने पास तक नहीं आने देंगे, और यह भी बोल रहा है कि वो उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना है कि तुमने क्या कहा है, लेकिन शायद तुमने वो नहीं सुना जो तुम्हारे सो कॉल्ड फादर ने कहा था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या क्या मतलब है? ये सुनकर विंग ने वांग जी के चेहरे को अपने कांपते हाथों में पकड़ा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, लंजा, उस रात तुमने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं किया था, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान नहीं गई थी। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा, वो लेन की वजह से मेरे फादर और मदर का एक्सीडेंट हुआ था, उसने जानबूझकर वो एक्सीडेंट किया था और फिर उसे ऐसे फ्रेम किया था कि तुम्हें लगे कि तुमने वो एक्सीडेंट किया है, ताकि तुम ज़िंदगी भर गिल्टी में रहो और तुम मेरे पास वापस ना आ सको। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें किसी तरह की गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है लंजा, तुम्हें किसी तरह की गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लेन का किया धरा है और उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी को कभी नहीं लगा था कि उसके फादर इतनी हद तक गिर जाएंगे। उसे तो लगा था कि सिर्फ उन दोनों को अलग करने के लिए उसके फादर ने जान की धमकी दी थी, वो भी सिर्फ धमकी होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके फादर हत्यारे होंगे, उसके फादर मर्डरर होंगे, और उन्होंने अपने ही बेटे को फ्रेम करवा दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें वो सो कॉल्ड रेपुटेशन प्यारी थी। दुनिया को ये ना पता चले कि वो किसी लड़के से प्यार करता है। फिर उसके फादर की मेंटलिटी क्या हो सकती है। वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी बहुत सारे कदमों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी गई। वहाँ से लिन शीचेन और शुएंग, वेंचिंग और युआन के साथ अंदर आ रहे थे। साथ ही पीछे जियांगचेंग, शाओ शिनचेन, नीहुईसांग एंड जिनजिशुआन भी था। और सभी आकर वहाँ पर आए। जिन्होंने जैसे ही विंग की हालत देखी तो तुरंत जियांगचेंग विंग के पास आया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हर्षान,
तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर विंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ गा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर जियांग चेंग की आंखों में हल्के से आंसू थे। तभी वांग जी ने शिचेंग की तरफ देखते हुए कहा, गा, लेन चिरन कहाँ है? और ये सुनकर शिचेंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर उसने डोर की तरफ देखा जहाँ से दो आदमी लेन चिरन को लेकर आ रहे थे, जिसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, जिसे अभी भी कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही लेन चिरन अंदर आया, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, यू पीस ऑफ शिट, तुमने आखिर मेरे बेटे को भड़का ही दिया। हाँ, तुम्हारी आखिर तुम ऐसा करके क्या आए थे कि इसने तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया? इसे आखिर लेन वांग जी, तुमने इसे ढूंढा कैसे? ये सुनकर वांग जी ने लेन चिरन की तरफ देखा और वो खड़ा हो चुका था। उसने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, वो मैटर नहीं करता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा था कि जब आपने ये कहा था कि आप विंग को मार देंगे तो आपने सिर्फ धमकी दी होगी, इसीलिए क्योंकि आपको अपनी रेपुटेशन हमारे प्यार से ज़्यादा प्यारी थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को पता चलेगा कि आपका बेटा किसी लड़के से प्यार करता है तो आपकी रेपुटेशन पर ये बात आ जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मर्डर हो सकते हो लेन चिरेन, तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर लेन चिरेन ने लेन वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, हूँ मैं मर्डरर। अगर मुझे अभी भी कोई मर्डर करना पड़ा तो भी मैं करूँगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी भी लड़के के साथ नहीं दे सकता। ये बोलने में कितना डिस्गस्टिंग लगता है। और तुम दोनों, छी। ये सुनकर वांग जी ने लेन चिरेन की तरफ देखा, उसे बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने लेन चिरेन की तरफ देखते हुए कहा, आखिर आप और कितना गिरोगे लेन चिरेन? सिर्फ अपनी उस झूठी रेपुटेशन के लिए, झूठी शान के लिए जो आज है और कल नहीं रहेगी। दो लड़के अगर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये सब एक्सपेक्टेड है, सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है। और अगर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है या फिर एक लड़की एक लड़के से प्यार करता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार प्यार होता है, प्यार कोई जेंडर नहीं देखता लेन चिरेन। और तुम्हें इतना डिस्गस्टिंग फील करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है जब दो लड़के प्यार करते हैं वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं? तुम भूल रहे हो कि प्यार सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए नहीं होता है। प्यार प्यार होता है जो दो दिलों से होता है। मैंने विंग से प्यार किया था और हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए आज तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे यकीन था कि मेरा विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो मेरे यहाँ पर आने के बाद मुझे छोड़कर वेंचिंग के साथ चला जाएगा, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता था। लेकिन तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम दोनों का प्यार सिर्फ इसीलिए था कि विंग मेरे पैसे से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मेरे पैसे से प्यार नहीं किया। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो किया है वो एक गुनाह है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसकी सज़ा कानून तुम्हें देगा। तुमने 2 लोगों की जान ली है और 3 लोगों की जान लेने की तुमने कोशिश की है। तुम अब नहीं बचोगे, तुम्हें तो सज़ा होकर रहेगी। ये बोलकर वांग जी बस नफ़रत के साथ लेन चिरेन की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी घूमकर विंग के पास आया और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लेन चिरेन ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये जो मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर रहूँगा। अगर ये इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो मैं भी देखता हूँ कि तुम प्यार किससे करते हो। ये बोलकर जिन 2 लोगों ने लेन चिरेन को पकड़ रखा था, लेन चिरेन ने फुल फोर्स से उन दोनों को धक्का दिया। अपने पास एक गन निकाली जो कि उसने अपने पीछे उसने अपने पास छिपा रखी थी और तुरंत विंग के ऊपर निशाना ताना और गोली चल चुकी थी। सब लोगों की सांसें अपने हलक में आकर रुक चुकी थी और सभी लोग उसी तरफ देख रहे थे। सब लोग लिटरली डर चुके थे। सबको समझ में आया था कि हुआ क्या, अचानक ये सब क्या हुआ। लेकिन जैसे उन लोगों ने वहाँ पर देखा तो सभी लोग शॉक थे, क्योंकि गोली चलाई लेन चिरेन ने विंग के लिए थी, लेकिन विंग को बचाते हुए वो गोली वांग जी को लगी थी। वो गोली वांग जी के आर्म को लगती हुई पीछे जा चुकी थी और ये देखकर लेन चिरेन के हाथ कांपने लगे। उसके बेटे को उसने खुद इंजर्ड किया था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो ये सब देख रहा था वो लिटरली उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेन चिरेन के पास एक गन थी जो कि शायद वो लेकर आए थे। विंग खड़ा हुआ, उसने लेन चिरेन के पास से गन ली और उसने लेन चिरेन के ऊपर गन तान दी थी। और ये देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन किसी ने विंग को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि
उन सबको बताता लेंजरे ने डिज़र्व करता है, लेंजरे ने विंग के पेरेंट्स की जान ली है और अब भी लेंजरे की आंखों में कोई पछतावा नहीं है। अगर वो लोग लेंजरे को पुलिस में भी दे देंगे तो लेंजरे की आंखों में कोई पछतावा नहीं रहेगा। विंग की आंखों में अपने पेरेंट्स की वो जलती हुई लाशें उसकी आंखों के सामने आ रही थी, वांग जी और उसका वो अलग होना उसके सामने आ रहा था। लेंचरेन ने वेंजिंग और युआन को मारने की कोशिश की। लेंचरेन ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी, यही सब विंग की आंखों के सामने आ रहा था। विंग की उंगली बस उस ट्रिगर पर चल चुकी थी और अगले ही पल गोली चली जो कि लेंचरेन के दिल के आर पार हो चुकी थी। लेंचरेन की डेड बॉडी बस वहाँ पर गिरी हुई थी। विंग के हाथ काँप रहे थे, वो अपने घुटनों पर बैठ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका पूरा शरीर काँप रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के आर्म गोली जो है वो आर्म को टच कर गई थी, क्योंकि उसने विंग को बचा लिया था और खुद भी बचना चाहता, लेकिन गोली जो है उसको टच कर निकली ही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें लेन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ के लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। जियांग चेंग, लेन शिजन, शाओ शिनजेन, चुएंग, जियांग यानली, जिन जिशुआन एंड ने हुई सांग, वेंचिंग, जुआन और विंग जो है वो किचन से कुछ स्नैक्स लेकर आ रहा था। सभी के फेस पर स्माइल थी, जितने भी कपल्स थे वो एक दूसरे को टीज कर रहे थे। उस इंसिडेंट को भूलना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन पास्ट को जितना पीछे छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा होता है और लेंचरेन जैसे इंसान को याद रखना कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद किसी ने लेंचरेन को याद नहीं किया। रही बात मैडम लेन की, तो मैडम लेन को भी सजा मिली, क्योंकि वो भी लेंचरेन के क्राइम में पार्टनर थी, तो इसीलिए उनको भी पुलिस के हवाले किया गया था, उनकी सज़ा मिली थी। मैडम लेन को अपनी बात का पछतावा था, लेकिन पछतावा करने से उनकी सज़ा कम नहीं होने वाली थी, इसीलिए मैडम लेन को सज़ा मिली थी। वांग जी ने खुद मैडम लेन को पुलिस के हवाले किया था। वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग साथ रहते थे। विंग और वांग जी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो वो दोनों साथ रहते थे और आज एक स्पेशल ओकेजन के लिए उन लोगों ने सबको यहाँ पर बुलाया था। विंग और वांग जी ने सभी स्नैक्स को वहाँ पर रखा। उसके बाद वो लोग भी अपने काउच पर जाकर बैठ चुके थे। जैसे वो बैठे, उनका लिटिल सा पफ बॉल उनके गोद में आकर बैठ गया और युवा ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, डैडा, ये सुसु क्या कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा भाई आने वाला है, लेकिन मुझे वो तो दिख ही नहीं रहा। ये सुनकर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक तुम उसका वेट करो। ये सुनकर युआन ने पाउट करते हुए कहा और वांग जी की तरफ देखा और कहा, पापा कब तक आएगा, मुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। कल से आप लोग बोल रहे हो कि मेरा छोटा भाई आने वाला है, लेकिन कोई मुझे नहीं बोल रहा कि वो कब आएगा। ये युआन विन कर ही रहा था, तभी उनके डोरबेल रिंग हुई। जैसे ही डोरबेल रिंग हुई, जियांग चेंग खड़ा हुआ और वो वहाँ पर चला गया। जब वो बाहर गया तो एक आदमी खड़ा हुआ था एक बेबी के साथ, जो कि 3 से 4 साल का लग रहा था और वो अपनी क्यूरियस आइज के साथ जियांग चेंग की तरफ देख रहा था। ये देखकर जियांग चेंग का हार्ट मेल्ट होने लगा। उसने उस बेबी को अपनी गोद में लिया और उस जो इंसान उसे यहाँ पर लेकर आया था उसको थैंक्स बोला और वो इंसान वहाँ से जा चुका था। जब जियांग चेंग अंदर आया तो उसने युआन की तरफ देखते हुए कहा, युआन बेबी, तुम्हारा लिटिल ब्रदर आ चुका है। ये बोलकर उसने अपने गोद में उस बेबी की तरफ देखा और कहा, चिंगई बेबी, ये तुम्हारा बड़ा भाई है युआन, और युआन ये रहा तुम्हारा लिटिल ब्रदर, इसका नाम जिंगई है। आज से तुम इसका ख्याल रखोगे ना। ये सुनने के साथ ही युआन तुरंत खड़ा और उसने जिंगई की तरफ देखा, जो कि बहुत छोटा लग रहा था। जिंगई, जियांग शुशुई कितना क्यूट लग रहा है। ये सुनकर जियांग चेंग मुस्कुराया। जिंगई को लेंचेन और जियांग चेंग ने अडॉप्ट करने की सोची। वो जब एक बार ऑर्फन में गए तो लेंचेन जो है वो ऐसे ही कैजुअली जाते रहते हैं, तो जब वो ऑर्फन में गए तो उन्हें जिंगई अलग ही लगा। जिंगई एक स्पेशल चाइल्ड है। जो ये चीज़ ऑर्फन की जो वो थी वार्डन, उसने लेंचेन को बताया था। जब लेंचेन दूसरी बार जियांग चेंग को वहाँ पर लेकर गए थे तो जियांग चेंग को जिंगई बहुत पसंद आया था, इसलिए उन दोनों ने सोचा था कि वो लोग जिंगई को अडॉप्ट करेंगे। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था, तो उन लोगों ने कई दिनों पहले ये फॉर्म भरा था अडॉप्शन का और अब सब जो फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आज उन लोगों ने जिंगई को अडॉप्ट किया था। इसीलिए उन लोगों ने आज अपने सभी फ्रेंड्स की गैदरिंग यहाँ पर बुलाई थी। उसके बाद लेंचेन ने युआन के पास आया और जियांग चेंग ने जिंगई के नीचे उतार दिया था। लेंचेन ने युआन की तरफ देखा और कहा, युआन जाओ अपने ब्रदर को अपने साथ खिलाओ। ये सुनकर युआन ने बस नोट किया और वो जिंगई को लेकर अपने रूम में जा चुका था, जहाँ पर उसके साथ बहुत सारे टॉय थे। वेंचिंग भी
वेंचिंग एक डॉक्टर है एंड एक बहुत फेमस डॉक्टर है, तो वेंचिंग को भी अपने काम से यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अगर वो यहाँ वहाँ जाती है तो युआन अकेला पड़ जाता है, इसीलिए युआन को वांग जी और वीइंग ने अडॉप्ट कर लिया है। युआन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वेंचिंग भी बहुत खुश थी। वैसे तो वेंचिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी युआन को अपने साथ रखने में, लेकिन वीइंग युआन को अडॉप्ट करना चाहता था, इसीलिए उन लोगों ने युआन को अडॉप्ट किया था। और अब जियांगचेंग और लेशन ने जिंगे को अडॉप्ट कर लिया था। ये चारों एक साथ ही रहा करते थे, क्योंकि अब इनकी कोई फैमिली तो थी नहीं, एंड इसीलिए ये दो चारों जो है वो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ऊपर से इनके फ्रेंड्स जो है वो जब उनका मन करता था तो वो इनके घर पर आ जाते थे। अब इन लोगों की लाइफ स्मूथली चल रही थी। पास्ट को भूला नहीं जा सकता, लेकिन पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। पास्ट हमेशा रहता है, लेकिन अच्छा यही होता है कि पेनफुल यादों को छोड़कर बस आगे बढ़ा जाए। उन लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया था। शाम को सभी लोगों ने लेन मेंशन में ही डिनर किया था और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा चुके थे। जिंगई अपने पेरेंट्स के साथ अपने रूम में जा चुका था एंड युआन को भी उसके रूम में सुलाने के बाद वीइंग भी अपने रूम में आ चुका था। जब वीइंग अपने रूम में आया तो उसने देखा कि वांग जी भी शावर लेकर रूम से बाहर निकला है। उसके वेस्ट का रंग बस टॉवल रेप है। ये देखकर वीइंग का पूरा फेस रेड हो गया, लेकिन वो वांग जी के पास गया और उसने वांग जी के नेक में अपने हाथ को डालते हुए कहा, हस्बैंड, मुझे तुमसे एक शिकायत है। ये बोलकर वीइंग हल्का सा पाउट करता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखकर वांग जी ने भी अपने हाथों को वीइंग के वेस्ट में डाला और उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहा, ओह मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड को मुझसे क्या शिकायत है? आप जो हुक्म करोगे वो मेरे सराहों पर रहेगा। ये सुनकर वीइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तुम वैसे वैसे और भी ज़्यादा हैंडसम और हॉट होते जा रहे हो। जब देखो जब लड़कियां तुम्हें बस घूरती रहती है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कितने हॉट होते जा रहे हो और मुझे तो डर है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराया और उसने विंग के चीक्स पर अपने हाथ को फैलाते हुए कहा, इस लेनवांग जी को उसके बनी से कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार किस्मत भी कोशिश करके देख चुकी है, लेकिन जब किस्मत हम दोनों को अलग नहीं कर पाई तो और तो क्या ही हमें कोई अलग कर देगा। एंड ये बोलकर वो विंग के ईयर के पास आया और विस्पर करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड की हॉटनेस देखनी है तो इसके लिए तुम्हें कोई फालतू शिकायतों की ज़रूरत नहीं है बनी। तुम जो चाहे वो अपने हस्बैंड से मांग सकते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। दोनों की आंखें इंटेंस थी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ इंटेंसली बस देख रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए तो तुम मुझे जवाब देने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम वो क्यों नहीं देते जो मुझे चाहिए? ये सुनकर वांग जी ने स्मिक किया। उसने लिटरली विंग को अपने और ज़्यादा क्लोज किया, उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाद में शिकायत मत करना कि सुबह तुम्हें युआन पूछेगा कि डैडा आप पेंगुइन की तरह क्यों चल रहे हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे उससे पहले तो छोड़ने नहीं वाले। ये बोलकर वांग जी ने विंग के लिप्स के पास आकर विस्पर करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। 5 साल का बदला तो मैं लेकर रहूँगा विंग। और तुम्हें पेंगुइन की तरह क्या, मैं तुम्हें एक हफ्ते से बेड में तक नहीं उठने देने वाला। ये बोलकर अपने लिप्स को बस विंग के लिप्स के ऊपर क्रैश कर देता है। विंग भी अपनी आर्म्स को और वांग जी का आर्म टाइट कर लेता है। वहाँ उनकी जो डेली नाइट एक्टिविटी थी वो वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। इसी पेंडिंग के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। आई नो मैंने आपको वेट करवाया है, आधे लोगों को तो ये स्टोरी याद भी नहीं होगी। आई होप कि आपको ये पसंद आए। कल से मैं स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। उस स्टोरी का नाम होने वाला है अनएक्सपेक्टेड लव। उसका 2-3 टाइटल मैंने सोचे हैं, अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड। ये स्टोरी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वन साइडेड लव आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से आपको अपनों का ही बिट्रेल देखने को मिलेगा। आपको इसमें प्यार देखने को मिलेगा कि एक प्यार किस तरह से किस हद तक कोई किसी से प्यार कर सकता है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है। एक लॉन्ग सीरीज होने वाली है, टाइम भी इसका लंबा होगा, ऊपर से ये सीरीज भी लॉन्ग होगी। आई होप कि आपको ये पसंद आए। मैंने ये बहुत मैंने सोच के रखा था, तो आई होप कि आपको पसंद आए। ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, और क्या आप आने वाली स्टोरी के लिए एक्साइटेड हो? मैं जल्दी उसका थंबनेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये स्टोरी आपको कैसे लगी उसके बारे में कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।